I'm just waiting for the response. Okay, great. Thank you. So, guys, we are going to start with today's discussion. As you could have seen from the thumbnail itself, आपने देखा होगा कि thumbnail में हम लोगों ने बातें की हैं largely around about the women empowerment. सो आज का जो ये पूरा डिस्कशन होगा इसको हम लोगों ने वैसे ही क्यूरेट किया है सो दैट आप अगर इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो यू विल गेट टू नो नॉट जस्ट अबाउट द करंट कॉन्टेक्स्ट जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट बिल को लेके आया गया है, नारी शक्ति वंदन बिल या अधिनियम 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में और राज्यसभा ने पास भी कर दिया। इनफैक्ट आज के वक्त में हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक वुमेन एम्पावरमेंट, एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास हो चुका है। अब इसको प्रेसिडेंट के पास भेजना है, उन्होंने इसको असेंट देना है एंड ऑन अ पर्टिकुलर डेट इट विल बी नोटिफाइड एंड उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। नाउ उसके पहले आज का जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन कंप्लीटली अंडरटेक करेगा विथ अटमोस्ट सीरियसनेस कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, वुमेन सेंसिटिविटी क्या है, रिस्पॉन्सिबल वुमेन कैसे काम करती हैं। कुछ हिस्टोरिकल डेटा के साथ हम इस डिस्कशन को और भी फुलफिलिंग बनाएंगे। वी विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ कंपैरिजन्स, ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने मैट्रिक्स के थ्रू बताते हैं कि कौन सी कंट्री वुमेन एम्पावरमेंट के स्टेट पे कहाँ पोजिशन है। सो वी विल ट्राई टू इवन अंडरस्टैंड एंड रिलेट वेयर एग्जैक्टली इंडिया इज पोजिशन। सो वी विल स्टार्ट विथ अ वेरी स्मॉल एनेक्डोट। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी से आज के डिस्कशन को स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कंट्री में ही बने हुए कुछ बहुत ही अच्छे वुमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस, लघु उद्योगों ने क्या किया है। सो चलिए आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। ग्राम चिंचोली, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। यहाँ पर एक बहुत ही भयावह भूकंप हुआ और पूरे के पूरे 60 गांव यहाँ तबाह हो गए। सिमिलरली भुज 2001 गुजरात, यहाँ पर ऐसी हालत थी अर्थक्वेक के बाद कि गवर्नमेंट को एक अनुमान लगाना पड़ा दैट अराउंड 22,000 करोड़ का नुकसान गवर्नमेंट को हुआ है। इन दोनों आइसोलेटेड इवेंट्स को अगर मैं एक कॉमन कड़ी से ऐड करूं या कॉमन कड़ी से कनेक्ट करूं तो वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि केवल और केवल सिस्टर्स या मेंबर सिस्टर्स के द्वारा संचालित है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लिच्चत पापड़। ये ऑर्गेनाइजेशन गुजरात से ही जन्मी और बाद में इसने मुंबई को अपना घर बनाया बिफोर ये कि पूरे दुनिया में ये राज करे। आज के वक्त में अगर हम देखें कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन इन दोनों बहुत ही डेंजरस भयावह भूकंप में क्या रहा है तो आपको ताज्जुब होगा कि इसी लिच्चत पापड़ ऑर्गेनाइजेशन ने भुज अर्थक्वेक के समय में 60 लाख रुपए गवर्नमेंट को डोनेट किया था। साइमल्टेनियसली इसी ऑर्गेनाइजेशन ने लातूर अर्थक्वेक जब हुआ था, जब चिंचोली गांव में 60 के 60 घर तबाह हो गए थे, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ना केवल 60% के आसपास योगदान दिया बल्कि इंश्योर किया कि ये पूरा का पूरा गांव बन के तैयार हो। यानी सुपरविजन तक इन्होंने इंश्योर करके देखा और दिखाया कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो लोगों के प्रति सेंसिटिव है, उसका अगर कोर कमिटी इंपॉर्टेंटली लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना चाहता है और एक प्रॉपर तरीके से लीड करना चाहता है तो वो क्या क्या रिजल्ट बना के आपको दिखा सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम अपने पूरे डिस्कशन के शुरुआत में जाने, वो ऑर्गेनाइजेशन 100% वुमेन ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी ओनरशिप केवल और केवल वुमेन के पास है। मेल काउंटर पार्ट्स जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक सैलरीड एम्प्लॉय के तौर पे काम कर सकते हैं, इसके अलावा उनका और कोई भी योगदान नहीं है। इस पूरे प्रकरण में जब ये गुजरात अर्थक्वेक आया और उसके पहले लातूर अर्थक्वेक, दोनों की जो मैंने बात की है, इस पूरे प्रकरण में इनके जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली बहनें थी, उन्होंने अपने दिहाड़ी, डेली वेज जिसको वो वनाई बोलते हैं, उस वेज में से इन्होंने कुछ-कुछ हिस्सा निकाल के इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए योगदान दिया। तो आप समझ सकते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को वुमेन को लीड करने को मिला, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वुमेन के द्वारा ट्रेंड और कह सकते हैं वुमेन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसको बनाने में, उस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन हमारे देश के डेवलपमेंट में कैसा है और वो कितनी प्रॉपरली इसको पूरा कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू टुडेज टाइम, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे शिद्दत के साथ हमारे नए पार्लियामेंट में ये घोषणा किया
कि हमारे यहाँ पर एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 आएगा, जिसमें समस्त जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, वो मिलके इस बात को सपोर्ट करेंगे कि 33% सीटें जो हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में, यानी पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के 33% वुमेन को मिलेंगी। तो ये जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम हमारे देश में चल रहा था कि क्यों नहीं हम वुमेन को उनका सही पोजीशन दे पा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं आप एक तरह से कि हमारी गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है आज के दिन में, या फिर जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, उन्होंने ये इंश्योर किया कि 33% का रिजर्वेशन हमारे वुमेन काउंटर पार्ट्स को दिया गया है। हमारे ये पूरे डेवलपिंग सोसाइटी में जो बराबरी का हिस्सा रखते हैं, उनको मिला है। नाउ ये जो पूरा प्रोसेस लेजिस्लेशन का हुआ, ये कोई 1 दिन का या फिर 1 साल का या 5 साल का डेवलपमेंट नहीं था। इनफैक्ट इस दिन का इंतज़ार करने के लिए 27 साल लंबा स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, बट ऑब्वियसली एक प्रोसेस चलता रहा। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे गवर्नमेंट आए, उन्होंने कोशिश की कि हम क्यों नहीं इस बिल को ले आएँ जहाँ पे वुमेन को कोटा दिया जाए लेजिस्लेचर में। ये पूरा ये ऐसा कहना गलत होगा कि केवल बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर कोई और ग्रुप ही केवल देख रही थी। इनफैक्ट ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने समझा कि इस बिल को अगर वो इग्नोर करेंगे तो वो कहीं न कहीं हमारे कंट्री के सामने एक अनपॉपुलर ग्रुप या कमिटी दिखेंगे। तो उन्होंने इंश्योर किया कि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को 100% सपोर्ट किया। 27 साल लंबा जो ये वेट था, ये एक तरह से पूरा होता है विद कॉन्स्टिट्यूशंस 128th अमेंडमेंट बिल 2023। नाउ सबसे पहले देवेगौड़ा गवर्नमेंट जो थी, जो कि एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, 1996 में इस बिल को लेके आती है। 2 साल 3 साल तक वो कोशिश करते हैं, बट वो उसको आगे लेके नहीं बढ़ पाते हैं। इनफैक्ट 2008 में फिर पूरी एनर्जी के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट इस बिल को लेके राज्यसभा में आती है और राज्यसभा में 2010 में इस बिल को पास कर दिया जाता है। आफ्टर 2010 जब ये बिल लोकसभा में जाती है, वो वहां पर फेल हो जाती है बिकॉज़ एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाता है। और इस कारण से हम फिर से राहत देखते रह जाते हैं कि कब हमारे पास एक वुमेन सेंट्रिक बिल आएगा, जहां पर वुमेन लेजिस्लेचर्स को 33% पोजीशन हमारे पार्लियामेंट में दी जाएगी। नाउ नेचुरली हम इस पूरे प्रोसेस को आप जानते हैं कि 1996 से लेके आज 2023 है, 27 इयर्स बीत गए हैं, 27 साल का समय बीत गया और फाइनली आज हमारे पास अगर ये बिल हाथ में है, तो हम कैसे इस सिचुएशन को अब बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाएँ। हमें हमें पता है कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस प्रॉब्लम के बारे में जानना सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट होता है करना, राइट? तो इस प्रॉब्लम को भी अगर हम समझते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा लिंगरिंग इश्यू है जो हमारे कंट्री में चला आ रहा है, ऑटोमैटिकली ये रिजर्वेशन के थ्रू विथआउट रिजर्वेशन ये ऑटोमैटिकली अपने वुमेन काउंटर पार्ट को एक लेवल पे, डेवलपिंग लेवल पे नहीं लेके आ पाया। तो आज पॉलिटिक्स में जो एक प्रोविजन है रिजर्वेशन का, या आप कह सकते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन का, जिसके थ्रू लेजिस्लेचर्स खुद कोटा बनाते हैं हमारे देश के उन वर्गों के लिए जो थोड़ा पिछड़े हुए हैं। तो अफर्मेटिव एक्शन आप कहिए, चाहे आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहिए, इन दोनों तरीकों, दोनों बेसिकली एक ही तरीका है जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि पूरा का पूरा हाथ और सम्मान दिया जाए वुमेन काउंटर पार्ट को, ताकि वो आगे बढ़ें। लेकिन फिर भी क्या हम इस समस्या को, जो जितना सिंपल दिख रहा है, क्या वो हम उस तरह से सॉल्व कर पाएँगे? क्या ये समस्या इतना ही सिंपल है कि केवल एक आप उनको अगर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में आप उनको अगर पोज़ीशन दे देते हैं, तो क्या वो अपने आप के लिए सही पॉलिसी लेके आ पाएँगे? क्या वो अपने लिए सारे वो डेवलपिंग पाथ को ग्रो कर लेंगे या ड्रॉ कर लेंगे? ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं इस पूरे डिस्कशन में हम यही कोशिश करेंगे जानने की कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की जो पोजीशन आज हमारे देश में हुई, वो उसका हिस्टोरिकल जेनेसिस क्या है? वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स क्या थे? उनको राइट टू वोट कब मिला? आज़ादी से पहले उनकी स्थिति क्या थी? इनफैक्ट आज़ादी से पहले नहीं, हम पूरा एंशिएंट एज में जाके देखेंगे कि वुमेन हमारे देश में एंशिएंट टाइम में भी कैसे थे। इनफैक्ट वी विल गो इंटू द मिडिवल टाइम एंड एज़ वेल इंटू द मॉडर्न टाइम्स। तो एंशिएंट टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे देश में वुमेन की जो ट्रीटमेंट रही है, वो हमेशा बराबरी का रहा है। एंशिएंट इंडिया में जो अर्ली वैदिक काल आप समझ सकते हैं उसको, उस वक़्त किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेस पे
नहीं था हमारे देश में। इनफैक्ट ऐसा था कि वुमन को आप जननी के रूप में सोसाइटी में उनकी उनकी मर्यादा को देखा जाता था। उनको बहुत ही अच्छा पोज़ीशन सोसाइटी में दिया जाता था, कॉलिंग देम जननी यानी माँ। हिंदू स्क्रिप्चर्स में उनको देवी कहा गया है। इनफैक्ट जो पुरातन खुदाई के दौरान हमें सामान मिले हैं, उसमें एक मदर गॉडेस की प्रतिमा हमें मिली है। तो आप देख सकते हैं हमारे एंशिएंट काल के जो लोग थे, जो हमारी सभ्यताएँ थी, उन्होंने वुमन को बहुत ही सम्मानजनक पोज़ीशन दिया था। इनफैक्ट वो अपने बेसिक राइट का मेल के बराबर ही यूज़ करते थे। इनफैक्ट उनको एजुकेशन में भी किसी तरह का भी प्रबंधन नहीं था, उनका कोई स्टॉपेज नहीं था। वो किसी भी समय चाहें तो अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ बैठ के वो किसी भी यज्ञ का हिस्सा बन सकते थे। उनको अर्धांगिनी बोला जाता था, बेटर हाल्फ। तो इसी पीरियड में जो ये अर्ली वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इसी पीरियड में देखा गया है कि वुमेन और मेन हमारे समाज में एक बराबरी का आप योगदान करने वाला देखा गया है। उसी तरह से उन्होंने पूरे सोसाइटी को बनाया है। लेकिन ये जो पोज़ीशन आप देख सकते हैं, ये पोज़ीशन बहुत सारे प्रॉब्लम से घिर जाता है जैसे-जैसे हम मिडीवल काल की तरफ बढ़ते हैं। वुमेन को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से सब्जुगेट कर दिया जाता है। लेकिन वो भी कहना गलत होगा कि किसी भी काल में 100% सब्जुगेशन हुआ है या किसी भी काल में 100% डिलीवरेंस हुआ है, यानी उनका उत्थान हुआ है। तो एंशिएंट काल में लार्जली हम कहें तो ये कहना सेफ रहेगा कि वुमेन को उस लेवल का ट्रीटमेंट मिला है, जिस लेवल का ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए, बीइंग सोसाइटी का बेटर हाल्फ। और सिमिलरली जब हम मिडीवल काल में पहुँचते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके पोज़ीशन में कहीं न कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो गए। लेकिन अर्ली वैदिक काल में उनको हमेशा एक केयर टेकर या प्रोटेक्टर के तौर पे हमारे समाज में उनकी उनकी शोभा बढ़ाई गई है, उनकी मर्यादा को बढ़ाया गया है। आपको मैं कुछ नाम बताता हूँ जैसे गार्गी, मैत्रेय, सीता, द्रौपदी, अलापा, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम हैं हमारे एंशिएंट वुमेन के, जिनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है, जिनके बारे में थोड़ा अगर डिटेल हम ऑलरेडी जान के रखेंगे तो हमारे मेंस के आंसर लिखने में हमें आसानी होगी। नाउ ये पूरा कन्वर्सेशन मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे इस बोलचाल वाली लैंग्वेज में आपको समझने में आसानी हो, बट मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप इस कन्वर्सेशन से जो नोट बनाएँगे, आप उनको जाके थोड़ा उनको रिसर्च भी करें ताकि आपको जो मैं 3-4 नाम मैंने बताए गार्गी, मैत्रेय, सीता, अलापा, द्रौपदी, इनके बारे में आपके पास डिटेल मौजूद हो। जब भी आपको किसी ऐसे टाइप आंसर को आपको लिखना हो तो आप इनके कंट्रीब्यूशन को भी बता पाएँ एक-एक करके। तो गोइंग फर्दर क्योंकि हमारा डिस्कशन आज हम एक लार्ज टॉपिक जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने कन्वर्सेशन को थोड़ा फनल अप करके फाइनली कंक्लूड करूँ कि हमारे देश में आखिर ये स्थिति है कैसे बनी और आज के वक़्त में हमने क्या-क्या कर पाया और ग्लोबली हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये मेरा लार्ज ऑब्जेक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू टुडेज़ टॉपिक। अगर ज़रूरत पड़ेगी कि इन वुमेन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में ताकि मैं फर्दर उसके ऊपर एक डिटेल्ड सेट वीडियो बना पाऊँ। तो आपको जैसा मैंने बताया कि इन औरतों के बारे में जिन्होंने एक्चुअली में वुमेन मेल के साथ में कदम से कदम, कंधे से कंधे बढ़ाकर साथ में चला है और सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प की है। कुछ एंशिएंट वेदास हैं जैसे तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता एक ऐसी किताब है जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को एक काट के एक कार्ट आप समझ सकते हो एक हाथ से खींचने वाला एक वाहन होता है। एक कार्ट के 2 चक्कों की तरह से बताया गया है। तो तैत्तिरीय संहिता ये अगर आपके एग्ज़ाम में आता है यानी प्रीलिम्स में भी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे वेदों में एक तैत्तिरीय संहिता है। इस संहिता में एक कार्ट के 2 व्हील की तरह से मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स को समाज के बताया गया। एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है आपके वैदिक लिटरेचर्स में से जहाँ पर इक्वालिटी प्रेज़ेंट की गई है बिटवीन मेल एंड फीमेल। Now coming to female or women's empowerment in India in medieval period. Now ऐसा माना जाता है that largely जो समानता देखी गई अर्ली वैदिक पीरियड में, जो इंटेग्रिटी से समाज को 2 स्तंभों में डिवाइड किया गया था, जो जेंडर डिस्पैरिटी थी, वो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आने शुरू हो गई जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं और एक तरह का डिक्लाइन शुरू हो जाता है जो इक्वालिटी मेल और फीमेल काउंटर पार्ट को मिली थी। स्पेशली जो वुमेन की पोजीशन थी वैदिक पीरियड में जहां पर उनको देवी और प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता था, वहां से उनको काफी डाउनग्रेड वो हो जाते हैं और इसके पीछे का कारण जो बोला जाता है वो कहा जाता है कि जो फॉरेन कॉन्क्वेस्ट हुए, जो बाहर से हमारे पास हमारे देशों पे हमारे इस भूभाग पे जो अतिक्रमण हुआ, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है
है फॉर फीमेल का या वुमेन का जो डिक्लाइन ऑफ स्टेटस है उस मिडिवल काल में। तो एक इरोशन देखा गया कि ऋग्वैदिक जो आइडियल्स थे, फेयरनेस, हार्मनी, जिस जिस लेवल पे वुमेन को हमेशा बैठाया गया, उस जगह पे वो स्थापित नहीं रहे। लेटर ऑन देखा गया कि उनको फोर्स किया गया कि वो पहले शादी कर लें, वो अपने पूरे के पूरे काम को कहीं न कहीं डोमेस्टिक वर्क में लगाएँ और उनका काम एक गृहिणी के तौर पे, एक एक शादीशुदा गृहिणी के तौर पे जिसका काम घर का पालन-पोषण और बच्चों का देख-रेख है, केवल वही रह गया। गर्ल चाइल्ड धीरे-धीरे फैमिली के ऊपर एक एक वज़न, एक एक परेशानी जैसा बनता गया। ये भी कहा गया ने लगा कि जैसे ही बच्ची जन्म ले, आप उसको पर्दा प्रथा के अंदर ले जाएँ। आप इंश्योर करें कि आने वाले समय में वो इन चीज़ों को फ़ॉलो करे, इन इन पर्दा प्रथा जैसे कुछ कुरीतियों का फ़ॉलो करे और उनके अंदर उनको रखा जाए ताकि वो उनका शोषण या दमन ना हो पाए। इनफैक्ट ये सारे प्रथाएँ बनाई ही गई थी उनके दमन और शोषण के लिए। सो ऐसे कई सारे रीज़न आपको आज भी सोसाइटी में दिखेंगे जहाँ पर वुमेन काफ़ी मुश्किलों से जीते हैं जिनका सूत्र था बल्कि आज का समाज नहीं हमारे से पहले का समाज है। तो जैसा मैंने कहा कि आपको किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले समस्या के जड़ों तक पहुँचना है, तो हमें भी इसी प्रोसेस में हम आज का डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हमें भी कुछ स्टार्ट मिले, हमें भी कुछ ओरिजिन्स मिले कि आज की प्रॉब्लम के एक्चुअली ओरिजिन कौन-कौन से हैं। सो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो समाज में ये जो लेटर वैदिक पीरियड या मिडीवल पीरियड में आप कह सकते हैं, इसी समय में औरतों के ऊपर कई तरह की कुरीतियों का असर पड़ा, जैसे सती प्रथा, जौहर, उनको एजुकेशन मत दो। आप जैसे जानते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में वो एजुकेशन लेते थे, वो वैदिक चांट्स करते थे, वो रिचुअल्स का हिस्सा बनते थे। लेकिन बाद में उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स आने लगे, जैसे मैरिज करना है उनको बच्चे काल में, जब वो चाइल्ड हैं तभी उनको मैरिज कर दो, विडो हैं तो उनको रीमैरिज नहीं करना है, वो किसी तरह का कुलक्षण लेके आते हैं समाज में। इस तरह की चीज़ों का ज़्यादातर बखान होने लग गया। नाउ ये तो था मिडीवल पीरियड के समय का इतिहास विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियड आता है, तो समाज बदलता है बट पूरा-पूरा नहीं बदलता। हमारे जो जो फीमेल काउंटर पार्ट सोसाइटी के थे, उनके ऊपर कुछ चेंज दिखता है जब क्रिश्चियन मिशनरीज़ हमारे देश में आते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज़ हमेशा उन्होंने हमारे देश के संस्कारों को एक एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री या फिर बहुत ही पुराना सैवेज बार्बरिक कल्चर के हिसाब से देखा है। उन्होंने इनफैक्ट ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिया था जब बाहर से क्रिश्चियंस लोग आए थे कि उन्हें हमारे देश के लोगों को सिविलाइज्ड बनाना है। उन्हें लगता था कि हम सिविलाइज्ड ही नहीं हैं। इनफैक्ट ये कहना बहुत गलत भी नहीं होगा जब आप किसी भी औरत के जिसका हस्बैंड डेथ हो जाता है या मर जाता है किसी कारण से, तो आप अगर उस औरत को जला रहे हैं या उसके बाल छील रहे हैं, तो ये एक तरह का बार्बेरिक रिचुअल ही है कहीं न कहीं। तो उसको देख के क्रिश्चियंस जो अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, उनको लगा कि हमारे देश में अभी भी सभ्यता की अभाव है और उन्होंने अपना ये मूल धर्म बनाया कि इनको हम असभ्यता से सभ्यता की ओर लेके जाएँगे। और इस कारण से उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया जो विडो रीमैरेज या चाइल्ड मैरेज को लेके, या फिर आप कह सकते हैं जिस प्रोसेस में उन्होंने सती प्रथा को बैन किया। इन सब चीज़ों को एक एक इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट पे आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का हमारे देश के कल्चर के ऊपर, हमारे देश की सभ्यता के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर जो असर पड़ा वो ये था। लेकिन इस वक़्त ऐसा भी कहना गलत होगा कि हमारे देश में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे वुमन थी ही नहीं। बेगम हज़रत महल हमारे देश में थी वैसे, उदा देवी, अंजुम बैजान, रानी लक्ष्मीबाई, ये पूरा आप एक एक ग्रुप भी देख सकते हैं जो खासकर एलीट पोज़ीशन पे थी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हमारे देश में वुमेन के राइट के लिए वो लड़ सकती हैं। बाद में कुछ ऐसे पढ़े-लिखे लोग भी हमारे देश में आए जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन सब ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले किया है हमारे देश में। जो ब्रिटिश रूलर्स थे, मिशनरीज़ थे, उन्होंने हमारे देश में ना जाने कितने सारे मिशनरी स्कूल्स खोले। बॉम्बे, कलकत्ता, मैड्रास, बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उन्होंने ले आए। 19th सेंचुरी में एक तरह का हाइप बन गया था कि वुमेन को तो पढ़ाना ही है इंडिया में। ना केवल इतना, चार्ल्स डिस्पैच, ये एक एजुकेशन डिस्पैच था 1854 का, इसमें भी फीमेल एजुकेशन को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें की गई थी और इससे रिलेटेड कई सारे स्कूल खोले गए। तो आप देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी के एंड तक, यानी 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक कहीं न कहीं वुमेन को पढ़ाना है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आना है, इसके प्रति एक जागरूकता हमारे समाज में थी। 1931 में 3 वुमेन ग्रुप ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी थी कि उनको एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए थी, उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन चाहिए था।
1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दिया था वुमेन को। लेकिन फाइनली जब 1947 में हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वहाँ पर किसी भी तरह के रिजर्वेशन को प्रोटेक्टेड या प्रमोट नहीं किया गया। वहाँ किसी भी ग्रुप रिजर्वेशन को अवॉइड किया गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में हमारे देश में किसी भी तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्वेशन फॉर वुमेन वाली बात को उसको कंप्लीटली सिरे से हटा दिया गया। नाउ अब हम बात करते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 मेंबर्स थे। 1947 में जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, उस वक़्त 15 मेंबर थे जो फीमेल थे। हमारे टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 के आस-पास मेंबर थे उनमें से। तो केवल 15 मेंबर थे, 15 मेंबर्स थे और आज का वो समय है जब हम 15% पे स्टैंड करते हैं। आज का हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है पार्लियामेंट में, जो हमारी लोकसभा है, उस लोकसभा में आज के वक़्त में 15% मेंबर हैं। तो हमने जो ये छलांग मारी है फ्रॉम 15 मेंबर्स टू 15% मेंबर्स, ये एक बहुत ही कमेंडेबल छलांग आप कह सकते हैं। जो करंट लोकसभा है 17th लोकसभा, आज के दिन में उसमें 78 मेंबर्स हैं, व्हिच समवेयर अराउंड मेक 14.9% ऑफ टोटल 543 मेंबर्स। तो ये 15 से 78 यानी 15 से 15% का जो छलांग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छलांग जो 78 का हुआ 16th लोकसभा से बहुत ही स्लाइटली बेटर था। 16th लोकसभा में हम 13.3% पे थे, व्हिच वाज अराउंड 72%। तो जो इंक्रीज हम देख पा रहे हैं अपनी लोकसभा में, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये दिखाता है कि हमारे वुमेन जो काउंटर पार्ट हैं हमारे डेमोक्रेसी के, उन्होंने अपने रोल्स को समझा है और वो प्रॉपरली प्ले कर रहे हैं अपने अपने इस ग्रोइंग पार्टिसिपेशन रेट के थ्रू हमारे देश के डेवलपमेंटल प्रोसेस को। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के नाम भी अगर मैं लूँ आपके सामने जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स भेजे हैं लोकसभा में, तो उनमें से सबसे 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है जिसके 10 मेंबर हैं। सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है जिसके 9 मेंबर्स हैं। महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आता है, बिहार इज 7 एंड मध्य प्रदेश इज 6th। नाउ वेरी सरप्राइजिंगली आई डोंट सी अ मेंबर फ्रॉम केरला। केरला एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक तरह से लिटरेट स्टेट है जहां पर फीमेल लिटरेसी इज अराउंड 90 to 93% और वहां पर जो सेक्स रेशियो है विच इज आल्सो फेवरेबल टू वुमेन विच इज अराउंड 1084 और 1085 पर 1000 मेल। तो वहां से कोई भी हमारे पास टॉप 10 में या टॉप 5 में नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टॉप 10 तक में नहीं है केरला, आपको अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, to have sent one female legislature to Lok Sabha. नाउ दिस इज हाउ द ट्रेंड इज। नाउ इसी प्रोसेस में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केरला नहीं है, तो इसी प्रोसेस में एक यूनिक ट्रेंड हमें देखने को मिला जब हमने थोड़ा रिसर्च किया indiaspend.com पे। indiaspend.com बताता है कि एक यूनिक ट्रेंड हमारे कंट्री में देखा गया है। उस यूनिक ट्रेंड के हिसाब से ऐसे स्टेट जहां पर सेक्स रेशियो फीमेल के अगेंस्ट में है या फिर अनफेवरेबल है, जैसे पंजाब या हरियाणा, वहां से मैक्सिमम फीमेल लेजिस्लेचर्स हमारे पार्लियामेंट में चुन के आते हैं। पंजाब का एग्जांपल लेते हैं जहां पर सेक्स रेशियो इज अराउंड 893 वुमेन फॉर एवरी 1000 मेन, व्हिच इज फार बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 940। ये 2011 की सेंसस की तरह से बात कर रहा हूं मैं। वहां से 31% ऑफ फीमेल एमपीज हमारे लोकसभा में आते हैं, हमारे पार्लियामेंट में आते हैं, 31%। हरियाणा जो कि कंट्री का वर्स्ट सेक्स रेशियो है, अराउंड 877 वुमेन फॉर 1000 मेन, 20% एमपी हमारे पार्लियामेंट में चुन के आते हैं। सो पंजाब सेंड्स 31% एमपी फीमेल एमपीज एंड हरियाणा सेंड्स 20% फीमेल एमपी। ये दोनों डेटा कहां से आ रहा है? एक ऐसे स्टेट से आ रहा है जहां पर फीमेल सेक्स रेशियो या सेक्स रेशियो आप कह सकते हैं जो कि वर्स्ट है हमारे कंट्री में। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे स्टेट जैसे केरला, यहां पर मैंने बताया कि फीमेल लिटरेसी इज अराउंड 92%, वहां पर सेक्स रेशियो इज अराउंड 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल, जहां पर 20 लोकसभा सीट है, एक भी लोकसभा मेंबर फीमेल नहीं है फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। सिमिलरली यू गो एंड सी कमिंग फ्रॉम दिल्ली एज वेल, दिल्ली से भी एक भी जो मेंबर है वो लोकसभा में फीमेल नहीं है। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्टेट्स विथ बेस्ट सेक्स रेशियोज एंड जेंडर इंडिसेस इलेक्ट फ्यूएस्ट वुमेन टू पार्लियामेंट। ये indiaspend.com का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे मुझे लगा आपके सामने रखना चाहिए। तो एक 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 इंपॉर्टेंट सर्वे है। तो कहीं ना कहीं जो हम ये 5% से 15% पे हम हैं इन पार्लियामेंट टुडे, लोकसभा में, ये बहुत ही खराब डेटा नहीं है जब मैं इसको अक्रॉस द वर्ल्ड देखता हूं।
जापान एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ही मायने में इंडिया से डेवलप्ड है, जहाँ पर लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, जहाँ पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंडिया के कंपेयर में 3 टाइम्स है। ऐसा कंट्री आज के दिन में अपने नेशनल लेजिस्लेचर में केवल 10% फीमेल पार्टिसिपेशन देखता है। तो ये एक ताज्जुब की बात है, एक एंड मैंने आपको एक एनोमली बताई है। एक ओवरऑल डेटा आपको धीरे-धीरे मिलता जाएगा, बट एक एनोमली के तौर पे आप जान सकते हैं कि हम 15% पे स्टैंड करते हैं और जापान जैसी कंट्री 10% पे स्टैंड करती है विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल पार्टिसिपेशन इन नेशनल लेजिस्लेचर। नाउ इसी प्रोसेस में मैं आपको एक और एनोमली की बात करूँगा जो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो टोटल फीमेल पार्टिसिपेशन इन नेशनल लेजिस्लेचर है व्हिच इज़ अराउंड 45%, कंपेरेबल कंपेरेबल टू स्वीडन एंड नॉर्वे। So South Africa is one country coming from African subcontinent is one glaring example, very bright spot when it comes to female participation in national legislature. तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में अगर अगर हम वुमेन की एम्पावरमेंट कर पाए हैं थोड़ा-सा भी, तो इसमें हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट्स ओवर द लास्ट 75 ऑड इयर्स जो भी उन्होंने अपने लेवल पे किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनली देखा जाए तो इंडिया ने कई सारे कन्वेंशंस को साइन किया है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को हाइलाइट कर की गई है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था या है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है। आईएलओ 1919 में बनाया गया था। उस वक्त में इंडियन गवर्नमेंट ने आईएलओ को फाउंडिंग प्रोसेस आईएलओ के फाउंडिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया और उसके बहुत सारे कन्वेंशंस जो थे उसको रेटिफाई किया, जो कि अराउंड 47 के आसपास थे। इंडियन गवर्नमेंट ने कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडॉ, इसको साइन किया है 1980 में और रेटिफाई किया है 1993 में। आज भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक प्रोटोकॉल को साइन करने के प्रोसेस में है। विद इन कंट्री हमारे विद इन आवर कंट्री, अभी तो मैंने इंटरनेशनल कुछ बातें करी, लेकिन हमारे देश के अंदर ही डोमेस्टिकली बहुत सारे लॉ ऐसे बनाए गए, जैसे ड्राउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पॉश जिसको हम जानते हैं 2011। ये सारे एक्ट बनाए गए जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस या वर्क प्लेस वायलेंस या फिर सेक्सुअल असॉल्ट एट वर्क प्लेस या ड्राउरी, इन सब को क्रिमिनलाइज किया गया है। इनफैक्ट हमारे कंट्री की जो मैटरनिटी लीव की जो बेनिफिट है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। इन प्राइवेट सेक्टर हमारे गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इन 2017 कि आज के बाद से यानी 2017 के बाद से 26 सप्ताह का मैटरनिटी लीव मिलेगा एक फीमेल कैंडिडेट या वर्कर को। जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो हम 33% की बात कर रहे हैं, ये भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आज के वक्त में हमारे गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया है, बाई अक्रॉस पार्टी सपोर्ट इसको मिला है और आज हम कह सकते हैं दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ हिएटस वी कुड फाइनली हैव समथिंग लाइक वुमेन या कह सकते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो आज के वक्त में एक रियलिटी बन चुका है। एंड ऑब्वियसली विल हैव टू सी कि ये कब जाके प्रॉपर एक्ट बनता है, ये हम देखेंगे कब जाके इसके और भी सारे छोटे-छोटे जो इंग्रेडिएंट्स, बायलॉज हैं, कब तक वो रूल्स हैं वो बन पाते हैं, ये हमारे लिए देखने की बात होगी, बट ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ रिजर्वेशन के हमेशा 2 पहलू रहते हैं। कुछ लोग इसकी हिमायती करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में होते हैं। तो बहुत लोग जो इसको प्रोपोनेंट्स हैं या इसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने कहा है कि एक हिस्टोरिक प्रोसेस है। किसी भी तरह के सोशल चेंज को ले आने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि सोसाइटी खुद इस चेंज को अपना ले, यानी सोसाइटी अपने व्यावहारिकता में वुमेन के साथ जिस तरह का वो बिहेवियर रखता है, जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को करता है, उसको खत्म कर दे। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि हमारे जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, वो बाय लॉ एक अधिनियम आए लेके और उसको इम्पोज कर दे। ऐसा करने से वो चेंजेस जो जनरेशंस लगते हैं जिसको ठीक करने में, वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। वुमेन की, फीमेल की वॉइसेस को गवर्नेंस में इनकॉर्पोरेट करने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े स्केप्टिक हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे बिल से केवल कुछ इलीट वुमेन को ही फायदा मिलेगा, ना कि उनको जो कि नीचे हैं बहुत, पूरे समाज में जो दबे कुचले हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इन लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। फीमेल को 33% रिजर्वेशन की बात हम कह रहे हैं, ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है। लेकिन हमारे ही देश में कुछ पार्टीज ऐसी हैं, जैसे स्टेट ऑफ ओडिशा में कह लो आप, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कह लो आप, तृणमूल कांग्रेस है, बीजेडी है।
इनके जो आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखो, तृणमूल कांग्रेस ने 2019 लोकसभा इलेक्शंस के वक्त में 40% सीट वुमेन के लिए रिजर्व की थी ताकि वो कॉन्टेस्ट करें और बहुत सारे लोग उनमें से चुन के भी आए। तो आप कह सकते हैं एक तरह से कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे एक एफर्ट चल रहा है जहां पर वुमेन को एक 33% सीट शेयर की बात की जा रही है इन पार्लियामेंट। लेकिन कुछ प्रोग्रेसिव पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने लेवल पे, अपने स्टेट में इनको एक्टिव ऑलरेडी करा हुआ है। आज के वक्त में हमारे देश में वुमेन बहुत सारे इमर्जिंग सेक्टर्स में काम कर रही हैं, जैसे पॉलिटिक्स में है, बिजनेसेस में है, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, आप नाम लीजिए और वो उसमें है। इनफैक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो चंद्रयान 2 मॉड्यूल था, जो दूसरा मिशन था चंद्रयान 2 का, उसको हेड कर रही थी 2 वुमेन। पूरा इंसेप्शन से लेके कंप्लीशन तक 2019 में चंद्रयान 2 को फीमेल लीडरशिप ने हैंडल किया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि एक तरह का मेटा नैरेटिव है हमारे सोसाइटी में जो कहते हैं कि फीमेल को मैथ नहीं आता, फीमेल को साइंस समझ में नहीं आता। वो ये जो फीमेल लीडरशिप जिन्होंने इसरो में लीड किया था फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन ऑफ चंद्रयान 2, वो इस मेटा नैरेटिव को इग्नोर करते हैं, उनको डिस्क्रेडिट कर देते हैं। एक और माइलस्टोन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था कि वुमेन अब आर्मी कमांडर बन सकते हैं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन को सबसे पहले 1992 में ऐड किया गया और उसके बाद उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, जिसमें नर्सेस, डॉक्टर्स, पायलट, इंजीनियर्स, सिग्नलर्स, बहुत सारे पोजीशंस में उनको रखा गया। अब वुमेन को कॉम्बैट रोल्स में भी रखने की बात की जा रही है। ऑब्वियसली ये एक कंटेंशियस मैटर है, बट इसको देखना है कि इस ग्लास सीलिंग को कब हमारी गवर्नमेंट या हमारे आर्मी इसको तोड़ पाती है। इंडिया की जो स्टोरी है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो कंप्लीट नहीं होती अगर हम ग्रास रूट लेवल पे जो सिविल सोसाइटी है या गवर्नमेंट की बात ना करें। जिस तरह से हमारे स्कीम्स ग्रास रूट लेवल पे लाए जा रहे हैं, पॉलिसीज लेके आ रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, उनकी बात अगर हम ना करें। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्लैगशिप स्कीम्स लेके आए हैं जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिस स्कीम के तहत गैस दी गई थी, गैस कनेक्शन दिए गए थे फीमेल को, वुमेन को। महिला ई हार्ट, जिसमें एक ई स्कीम, एक ऑनलाइन स्कीम बनाई गई थी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बहुत आराम से अपने प्रोडक्ट को पूरे देश के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने ले आने का मौका मिला। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला ई हार्ट, इस तरह की जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, वो इसी को टारगेट कर रही हैं कि हमारे देश में आज भी वुमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर रेशियो बहुत ही स्क्यूड है, अनफेवरेबल है और एक ग्रेटर वेलफेयर चाहिए गर्ल चाइल्ड को लेके, क्योंकि हमारे देश में आज भी सन चाइल्ड को लेके एक एक अजीब सी एक कश्मकश बनी हुई है, एक चाहत है कि हमारे पास लड़का पैदा होना चाहिए, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरी की पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता को आगे बढ़ना है तो हमारे पास सेम नंबर ऑफ फीमेल और मेल होने हैं। तो एक जो चाहत है ये कहीं न कहीं अभी भी स्क्यूड है और इसी कारण से गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हमारे देश में लोगों के अंदर जानकारी बढ़े, जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस आए और वो साथ ही साथ इस प्रोसेस में, डेवलपमेंट में लड़कियों का, अपनी बच्चियों का समान रूप से साथ दे पाएँ। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो आज के वक्त में वुमेन सेंट्रिक हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं समाज में सिविल सोसाइटी के साथ मिलके भी। वर्ल्ड बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ग्लोबली, वो बहुत क्लोजली काम कर रहा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलके, ताकि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज जो खासकर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को फोकस करता है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कैसे उसको अच्छा बनाया जा सके। यूनाइटेड नेशंस ने एक बिजनेस फोरम स्टार्ट किया है पार्टनरिंग विद इंडियाज नीति आयोग। ये केवल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से और ज्यादा प्रमोट कर सके, उनके लिए एक इकोसिस्टम बना सके ताकि उनका खुद का, फीमेल का खुद का डेवलपमेंट हो, इसके ऊपर फोकस कर रही है। इन सब प्रोसेस के साथ में होने के बावजूद आज भी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकल के आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, वो दिखाती है कि इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबली जो जेंडर गैप रिपोर्ट में नीचे की तरफ जा रहा है। 2018 में वी वर एट 108th पोजीशन, 2020 में वी वर एट 112th पोजीशन, इन 2023 वी आर एट 127th पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे आर्टिकल 14 से लेके 19 तक ये कहा गया है कि मेल और फीमेल के बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। फीमेल सरफराज, यानी आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल फीमेल सफराज मिला था हमारे देश में। यूनिवर्सल सफराज यानी हर किसी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और सबसे पहले हमारे देश में मिला था 1947 में एक साथ। बहुत सारे जो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके देश में भी फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं थे बहुत दिनों तक।
फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो कि आप कह सकते हो कि वो मेल्टिंग पॉट थी किसी भी तरह के सोशल चेंज का। फ्रांस एक एक जननी था, कहते हैं उसको, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इसकी इसके रिवॉल्यूशंस फ्रांस में हुए हैं। उस जैसे कंट्री में 1944 तक फीमेल को राइट नहीं था कि वो वोट दे पाएँ, सेम एज़ मेल। हमारे देश में जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमने सबसे पहले 1947 में कानून बनाया कि फीमेल और मेल बराबरी के अधिकार हैं, दोनों को पॉलिटिकल इक्वालिटी मिली। इंदिरा गांधी 1966 में वो हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी और 20 साल तक उनका एकाधिकार रहा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा देश कुछ ऐसे देशों में था जिसकी लीडरशिप फीमेल के हाथ में थी। इंडिया इनफैक्ट सेकंड ऐसी कंट्री थी। श्रीलंका फर्स्ट कंट्री थी जहां पर एस बंदरनाइके 1960 में ही उनकी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ही बहुत ही स्क्यूड पोजीशन पे था। यहाँ पर फीमेल लीडरशिप को चांसेस मिल रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा एक फीमेल का ग्रुप था जिसको डेवलपमेंट का डी भी नहीं दिख रहा था। तो इंडिया ने किसी तरह से अपने ओवरऑल जेंडर गैप को क्लोज करने की कोशिश तो की है। इंडिया में जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सब इंडेक्स है ओवरऑल ग्लोबल जेंडर गैप के में, ग्लोबल जेंडर गैप में एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सब इंडेक्स है। उस सब इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 18th है, जो कि बहुत ब्राइट है। और वो भी इसी कारण से हो पाया क्योंकि इंडिया में ही ऐसा देखा गया कि फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी लगभग 20 साल तक। फिर भी शायद हमारे देश में कहीं ना कहीं फीमेल प्रॉब्लम्स को प्राथमिकता नहीं मिल पाई। फीमेल लेजिस्लेचर्स आज के वक्त में हमारे, जैसा मैंने कहा, 14.9% है। कैबिनेट में थोड़ा स्लाइटली बेटर है, वो 23% कैबिनेट रोल में हमारे पास देखा जा सकता है इन इंडिया। सो डिस्पाइट इतने सारे गेन्स, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ऑल ऑफ दैट, बहुत सारे और पॉलिटिकल विल की जरूरत है जब हमारा देश एक्चुअली में फीमेल डेवलपमेंट और उस पूरे सोसाइटी को देख पाएगा जहां फीमेल और मेल एक साथ पॉलिसी में, एक साथ पढ़ाई में, एक साथ साइंस में, एक साथ डेवलपमेंट में काम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आज के वक्त में भी यह भी देखा जाता है कि इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बहुत ही एबिस्मल है। ग्लोबल एवरेज अराउंड 47 से 50% के बीच में है। ग्लोबली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अराउंड 50% है, लेकिन इंडिया में ये 25% है। यानी केवल 25% महिलाएं जो काम करने वाले एज ग्रुप में हैं, केवल 25% महिलाएं या तो काम कर रही हैं या फिर काम को खोज रही हैं। 82% है ये पर्टिकुलर रेशियो फॉर मेल कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट्स 82% या तो काम कर रहे हैं, जो काम करने वाली एज में हैं, या फिर काम खोज रहे हैं। लेकिन उसके कंपेयर में इंडिया में फॉर फीमेल दिस नंबर इज 25, बल्कि ग्लोबली दिस नंबर इज अराउंड 47 टू 50%। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एक चाहत जो होती है काम की, वो भी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन इंडिया। जो फीमेल को सैलरी मिलती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल वेज रिपोर्ट बनाया था। उन्होंने बताया था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर जेंडर गैप विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज पे इज द हाईएस्ट, विच इज अराउंड 34%। तो इतना बड़ा गैप है, सेम काम को करने के लिए एक फीमेल को सैलरी मिलती है और एक मेल को सैलरी मिलती है। ये गवर्नमेंट में डिस्पैरिटी नहीं है, ये डिस्पैरिटी प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट में तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको बताता है दैट इन इन आर्टिकल 38 देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो कि डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। लेकिन प्राइवेट में कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटी है विच हैज नॉट येट बिन कंट्रोल्ड और टेम्ड। सो फॉर्मल सेक्टर में भी देखा जाता है कि प्राइवेट होने के बाद ये फॉर्मल सेक्टर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस सैलरी गैप। आज के वक्त में जो लीडरशिप रोल पे इन प्राइवेट सेक्टर लीडरशिप रोल में इंडियन वुमेन ऑक्यूपाई जस्ट 14% ऑफ द पोजीशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि अगर इक्वल फीमेल पार्टिसिपेशन हो वर्कफोर्स में तो इंडिया की जीडीपी लगभग 27%, 27% ग्रो कर जाएगी। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है और हम इसको अभी भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। सो अभी जो हम नया अधिनियम लेके आए हैं, नारी शक्ति अधिनियम, हो सकता है आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा फीमेल हमारे लोकसभा में जाएंगी और फीमेल रिलेटेड, फीमेल कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो एड्रेस करेंगी वाया सो मेनी बिल्स दैट दे इंट्रोड्यूस एंड फाइनली गेट देम क्लियर्ड। इसका एक और सोल्यूशन के तौर पे एक मॉडल दिखाया जाता है बार बार, जिसको जापानीज मॉडल कहते हैं।
हालांकि जापान में 10% केवल नेशनल लेजिस्लेचर में वुमेन है, लेकिन वहां के लेजिस्लेचर्स ने एक खास इकोनॉमिक मॉडल बनाया है जिसको वो लोग वुमेनोमिक्स मॉडल बताते हैं। इस वुमेनोमिक्स मॉडल को इंप्लीमेंट करने के बाद वो बताते हैं कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को ओवर द लास्ट 23 ईयर्स उन्होंने 20% के आसपास ग्रो करने में हेल्प की है। यानी जो नंबर अराउंड 60% या 65% के पास थे, वो आज के वक्त में जापान का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज रीच्ड समवेयर बिटवीन 75 टू 80%। तो ये 15 टू 20% का जंप इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जापान में पाया गया है बाय फॉलोइंग इन देयर पॉलिसी वुमेनोमिक्स प्लान। सिमिलरली इन द स्टेट इन द कंट्री ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की अभी जो अपना बजट होता है उसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अराउंड 10% के आसपास उनको वुमेन के ऊपर कंट्रीब्यूट या स्पेंड करना रहता है। हर एक मिनिस्ट्री का एक रोल रहता है जिसमें एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम बजट गोज टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो इस तरह की पॉलिसीज में जहां पर एग्जिस्टिंग लेबर लॉ को चेंज किया जा रहा है, ओवर टाइम पॉलिसी है उसको चेंज कर रहे हैं, वुमेन के लिए चाइल्ड केयर पॉलिसीज बनाया जा रहा है, इन सब चीजों को ऐड करके अपने पॉलिसी में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को, एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को वुमेन के लिए इंसेंटिवाइज कर सकती है, उनको मोर एंड मोर प्रोमोट या फिर इंसेंटिवाइज कर सकती है, उनको उत्साहित कर सकती है, एनकरेज कर सकती है कि वो जाके काम करें। सो इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लॉज बन रहे हैं। इनफैक्ट मैटरनिटी लीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जहां पर फीमेल फेवरेबल लॉज बनाए गए हैं, बट आज भी ये देखा जा सकता है कि अगर आप फीमेल को केवल 26 वीक्स का आप अगर छुट्टी देते हैं और मेल को केवल 15 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उस केस में, या 7 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उस केस में ये पूरा का पूरा ब्रेड विनर वाला जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में केवल मेल कर सकता है, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। सो इंडियन लीगल सिस्टम आज भी बहुत सारे गैप्स के साथ है विद इट्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। हमें देखना है कि आने वाले समय में हम इसको कितना और ठीक कर सकते हैं। हमारे ही देश में जब निर्भया कांड हुआ था उस वक्त जो जो एक्चुअली में कॉन्विक्ट्स थे जिनके अगेंस्ट चार्जशीट बनाई गई थी, जो विद ऑल एविडेंस जिनको पकड़ा गया था, इट टुक 7 इयर्स फॉर दोज नोटोरियस परपिट्रेटर्स टू बी हैंग्ड। इसमें इतना बड़ा समय लग गया। इट इज अ बिग कंसर्न। ना आज के वक्त में हमारे एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन फीमेल का, या पूरा टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा आप बोल सकते हैं, जो रूरल सेटअप में रहता है। हमारे देश में आज भी अराउंड 70% के आसपास पॉपुलेशन है, 65% के आसपास पॉपुलेशन है जो रूरल सेटिंग में रहती हैं, जो अर्बनाइज्ड नहीं हुई हैं। और जितनी सारी बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक्स्ट्रा पढ़ाई या फिर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है, ऑल ऑफ दैट इज प्रेजेंट इन अर्बन सेटअप। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि रूरल डेवलपमेंट में जहां पर फीमेल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जेंडर बेस्ड जो जो वायलेंस होता है फीमेल के ऊपर, खासकर रूरल एरिया में, दैट इवन गोज अनरिपोर्टेड। तो हमें वो भी देखना है। इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर अराउंड 53%। इनफैक्ट न्यू दिल्ली में 92% फीमेल ने कहा है कि दे हैव एक्चुअली फेस्ड सम काइंड ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस इन पब्लिक एरियाज। दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन। हमें ये एड्रेस करने की बहुत इंपॉर्टेंटली जरूरत है। इन एडिशन टू giving out so many policies like सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, राइट टू एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कुछ सोसाइटल लेवल पे मॉरल गैप्स हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। इफ वी आर रियली विलिंग टू सी these our 50% ऑफ पॉपुलेशन विच आर प्रेडोमिनेंटली फीमेल टू एक्सेल, इनको अगर एक्सेल करते हुए हम देखना चाहते हैं। हमारे देश में सन प्रेफरेंस वाला जो पॉलिसी है, वो सन प्रेफरेंस वाले पॉलिसी को अब धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन आज भी हमारे कंट्री में चलते हैं, होते हैं, जहां पर फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, इन सबको किया जाता है बहुत ही इम्प्यूनिटी के साथ, जिसके कोई हार्म इफेक्ट नहीं होते हैं। लोगों को जेल इन्फोर्समेंट नहीं किया जाता है जेल। आज भी फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम है कंपेयर टू वर्ल्ड आउटसाइड। एक नॉर्मल डेटा है दैट बायोलॉजिकली फीमेल कैन लिव मोर देन मेल काउंटर पार्ट्स बाई 3 years अप्रोक्सीमेटली, विच इज 2.7 years। हर एक आइडियली एक फीमेल को अपने मेल काउंटर पार्ट के कंपेयर में एक हायर लाइफ स्पैन मिलती है। बायोलॉजिकली ये पॉसिबल है, लेकिन ये सिचुएशन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे नहीं है। बहुत सारी बच्चियां जब जन्म लेती हैं, वो कितने साल तक जिंदा रहेंगी, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। जब हमारे देश में फीमेल फीटिसाइड या इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या जैसे काम होते रहते हैं, वो भी जब हमारे देश में कानून भी हैं और कानून का पालन ठीक से नहीं होता है।
जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया मार्जिनली इंप्रूव कर पाया है, बट दैट इंप्रूवमेंट इज एक्चुअली नॉट टू गुड। हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट, इन सब चीज़ों पर काम कर पाएँ ताकि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बेटर हो कंपेयर टू हमारे नेबर। हमारे नेबर्स भी ऐसे हैं जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्होंने काफ़ी, बांग्लादेश, इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है विद जेंडर जो डिस्पैरिटी है। तो नेशनल लेवल पे आज भी कई सारे पॉलिसीज़ हैं, सर्वेज़ हैं, जो ये बताते हैं कि हमारे फीमेल के साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको अनदेखा कर दिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ओनली 42.3% एंड 31.7% ऑफ फीमेल सेड कि उनके पास लैंड या हाउस ओनरशिप है। आप समझ सकते हैं कि एक एक इंडिपेंडेंस फीलिंग, एक सिक्योर फीलिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर के नॉर्मल डिसीजन मेकर बन पाएँ। जब तक आप डिपेंडेंट रहते हैं, आपके समाज में, आपके घर में कहीं न कहीं वो इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो आज भी हमारा समाज चाहता है कि मेल काउंटर पार्ट के पास ज़मीन हो, मेल काउंटर पार्ट ही उत्तराधिकारी बने, सक्सेशन राइट्स बने। इन सब चीज़ों के कारण से जो फीमेल काउंटर पार्ट है, उनके पास ना अपनी खुद की ज़मीन है, ना अपना खुद का वो हिस्सा है जिसको वो अपना कह सकें, जो बुरे वक़्त में उनके काम आ पाएँ। इसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा और भी दूँगा मैं आपको कि हमारे देश में एक बहुत ही यू शेप्ड रिलेशनशिप है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का और फीमेल एजुकेशन का। ऐसा पाया गया है, आप किसी भी अगर कागज़ के ऊपर यू शेप बनाएँगे, उस यू शेप को आप एक एक इसमें डाल दीजिए, अगर आप एक ग्राफ में डाल दीजिए और उस ग्राफ के वाई एक्सिस पे फीमेल आप अगर फीमेल का एजुकेशन लेवल डाल देंगे और ग्राफ के एक्स एक्सिस पे अगर आप फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी औरतें हैं और जो बिल्कुल कम पढ़ी लिखी औरतें हैं, ये दोनों ही सेगमेंट हमारे देश में एक्चुअली में नौकरीशुदा हैं या नौकरी कर रही हैं। जो मिडल का हिस्सा है, जिन्होंने ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, ना बहुत कम पढ़ाई करी है, ये अपने आप को केवल और केवल घर के अंदर रखना चाहती हैं। तो ये भी एक बहुत ही यू शेप्ड रिलेशनशिप है फीमेल की एजुकेशन में और फीमेल के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। हमारे देश में जब हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो केवल 54% फीमेल के पास मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट एक्सेस की बात तो हम दूर कर देते हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन होना और उसमें इंटरनेट एक्टिव होना, इसमें बहुत बड़ा गैप है। तो जो हम डिजिटल जेंडर गैप की बात करते हैं, अगर हम उसको पूरा करना चाहते हैं, तो हमें ये 54% नंबर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो विद ऑल ऑफ दिस डेटा जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसमें बस केवल मैं एक ही चीज़ देख पा रहा हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो जेंडर गैप की हों या डिजिटल डिवाइड की हों या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की हों या फिर कंजूसिव वर्क एनवायरनमेंट की बात करूँ या फिर उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिले, ये सब के सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं अगर फीमेल को प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर एक इंसान को उसके पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएं तो वो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट खुद ब खुद ले सकता है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो पॉलिटिकल राइट और सोशल और इकोनॉमिक राइट मिलने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, अगर उनको अपने लिए पॉलिसी बनाने का कानून या पॉलिसी बनाने का हक मिल जाए, तो फीमेल काउंटरपार्ट आर वेल वर्स्ड टू एक्चुअली वर्क आउट देयर वेज एंड मीन्स फ्रॉम द utmost लेवल ऑफ इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी व्हिच दे सी टुडे। आज के वक़्त में जो मैंने इनफैक्ट जो मैंने आज की डिस्कशन शुरू की थी, लिच्चत पापड़ के एक छोटी-सी महिला श्री महिला गृह उद्योग, एक कॉटेज इंडस्ट्री से स्टार्ट हुई ये छोटी-सी कंपनी, जिसको केवल ₹80 का लोन मिला था, जब वो फर्स्ट डे अपना बिज़नेस स्टार्ट की थी 1959 में। 1959 में इस महिला लिज्जत उद्योग ने ₹80 का लोन लिया था और उसके बाद से 1966 तक आते-आते इनको ₹8 लाख का लोन मिला। अब वो भी कहीं और से नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से 8 लाख का लोन। उस वक़्त एक बहुत ही छोटा सेटअप था। 1980 में वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 1999 में उनके 14 से 17 स्टेट में अपने खुद के ऑफिसेज़ बन गए। आज के वक़्त में लगभग 45,000 लोगों को वो एम्प्लॉय करती हैं और वर्ल्ड में उनका जो एक्सपोर्ट होता है दैट इज़ ह्यूमंगस। वो 5,000 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज के वक़्त में करती हैं, वो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में उनका खुद का ऑफ़िस है और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को वो बेचती भी हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि अगर वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा कर सकती है, वो हमारे देश के लिए इतनी पॉजिटिवली सेंसिटाइज्ड है कि जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करती है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश में इनको प्रॉपर रूल करने का, इनको प्रॉपर गवर्न करने का मौका मिले तो ये कितना ज़्यादा सेंसिटिवली काम करेंगी। सो ये जो पूरा डेटा था आज हमने जो डिस्कस किया, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लिया गया था। ये डेटा पीआरएस लेजिस्लेचर से लिया गया था। ये डेटा हम लोगों ने लिया है फ्रॉम indiaspend.com से। तो ये रिसर्च हमने और भी कई सारे वेबसाइट से, इनफैक्ट जापानोमिक्स, वुमेनोमिक्स के लिए हमने जापान की वेबसाइट को भी सर्च किया था और बांग्लादेश के भी लेजिस्लेटिव असेंबली के डिस्कशंस को फॉलो किए थे। तो इन सबको मिला के आज हम लोगों ने एक पूरा एक रिपॉजिटरी क्रिएट किया है। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। आपको ये अगर कंटेंट पूरा लिखा हुआ चाहिए इन पीडीएफ फॉर्मेट में तो हमारे कमेंट्स में आके आप बता सकते हैं विथ योर ईमेल आईडी। वी विल डेफिनेटली गो अहेड एंड शूट द ईमेल्स विद द डॉक्यूमेंट्स एंड जॉइन पॉलिटी ज्ञान फॉर मोर सच अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन डिटेल्ड मैनर। आज का जो टॉपिक था ये जीएस पेपर 1 में वुमेन एम्पावरमेंट को लेके था और काफी हद तक हम लोगों ने कोशिश की है कि उन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को हम कवर करें और उन नंबर्स को आपको बताएं ताकि वो आपको हेल्प करे फॉर मेंटेनिंग अ वेरी गुड और मास्टरपीस काइंड ऑफ मेंस आंसर जो विद इन 250 वर्ड्स में और छोटे समय में आपको लिखना है। सो गाइज, विद दिस आई रैप अप टुडेज डिस्कशन। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि उस पे हमें डिस्कस करना चाहिए तो डू मेंशन द टॉपिक्स ओवर विच यू नीड अ वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी। We will bring our more contents in those directions and subscribe Politic Gyan and let your friends also know about us. Thank you so much.